हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइकॉन पॉइंट। आज की वीडियो क्लास 12 की एनसीईआरटी के चैप्टर 7 का पार्ट 4 है। प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रुप की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्रुप्स के डिफरेंट टाइप्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप ये वीडियोस देख लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्स कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम सब किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट हैं, फिर चाहे वो प्रोजेक्ट ग्रुप हो, डांस ग्रुप हो, फ्रेंड्स का ग्रुप हो या हॉबी क्लब हो। तो हमारा किसी ग्रुप का पार्ट होना हमारे बिहेवियर को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। दूसरों का सिर्फ प्रेजेंट होना भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, फिर चाहे हम एक फॉर्मल ग्रुप का पार्ट ना हो। तो अब हम समझेंगे कि लोग कैसे बिहेव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप। यहाँ हम दो सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन है सोशल फैसिलिटेशन। इसका फोकस होता है कि कैसे दूसरों की प्रेजेंस हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। यहाँ प्रेजेंस ऑफ अदर्स का मतलब है कि लोग कंपीट नहीं कर रहे, रिवॉर्ड या पनिश नहीं कर रहे, इनफैक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, बस प्रेजेंट है एज अ पैसिव ऑडियंस। दूसरी सिचुएशन है सोशल लोफिंग। इसका फोकस होता है कि कैसे ग्रुप का पार्ट होना इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सोशल लोफिंग में इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ये तब होती है जब इंडिविजुअल्स दूसरों के साथ कलेक्टिवली किसी टास्क पर काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम सोशल फैसिलिटेशन के बारे में समझेंगे। जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली अकेले ही करते हैं, पर कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि जब हम अकेले टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहां दूसरे लोग भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये समझना है कि दूसरों का प्रेजेंट होना हमारी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपको स्टेज पर जाके ऑडियंस के सामने एक स्पीच देनी है। अगर आप काफी टाइम से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो लोगों की प्रेजेंस में आप कॉन्फिडेंटली स्पीच दोगे। पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप नर्वस हो जाओगे और अच्छे से स्पीच नहीं दे पाओगे। तो दूसरों की प्रेजेंस में हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, कभी पॉजिटिवली और कभी नेगेटिवली। अब ये कैसे होता है? दूसरों का प्रेजेंट होना या ऑडियंस का होना फिजियोलॉजिकल अराउजल को इंक्रीज कर देता है, जिससे हम मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। सपोज आपको गिटार प्ले करना आता है, आप गिटार प्ले करने में अच्छे हो और आपको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है। तो इस सिचुएशन में ऑडियंस की प्रेजेंस की वजह से आप एनर्जाइज्ड और फोकस्ड फील करोगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में जहां आपको ऑडियंस के सामने गिटार प्ले करना है तो आप क्या करोगे? आप वो सॉन्ग प्ले करोगे जो आपको अच्छे से आता है या आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि आप वो प्ले करने में कंफर्टेबल होगे। तो ये आपका डोमिनेंट रिस्पॉन्स है। अब क्योंकि आपने ये सॉन्ग प्रैक्टिस किया है तो आप स्मूथली और कॉन्फिडेंटली गिटार प्ले करोगे। इससे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी, आप और बेटर परफॉर्म करोगे। तो जब भी हम दूसरों की प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं या जब भी हमारी कोई ऑडियंस होती है तो हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। अब दूसरों का प्रेजेंट होना इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स को जज किया जाता है, जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। तो सोशल फैसिलिटेशन तब होता है जब हम दूसरों की प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं और ये फिजियोलॉजिकल अराउजल को इंक्रीज करता है, जो इजी टास्क्स में हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है और कॉम्प्लेक्स टास्क्स में हमारी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट कर देता है। अब तक हमने देखा कि दूसरों की प्रेजेंस में जब हम अकेले टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि ग्रुप में दूसरों के साथ टास्क करना हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। सपोज आपकी टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया और आपको ये प्रोजेक्ट अकेले करना है, तो आप इसे कंप्लीट करने के लिए पूरी मेहनत करोगे, क्योंकि आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आप नेसेसरी एक्शंस लोगे और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। अब सोचो कि आपकी टीचर ने आपके साथ 10 और लोगों को ये प्रोजेक्ट असाइन किया है। अब क्योंकि आप एक ग्रुप में हो और 10 लोगों को साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप उतनी मेहनत नहीं करोगे जितनी सोलो प्रोजेक्ट में करते। क्यों नहीं करोगे?
क्योंकि आप सोचोगे कि कोई और कर लेगा, तो आप अपना एफर्ट रिड्यूस कर दोगे। इसे सोशल लोफिंग कहते हैं। ग्रुप टास्क में या कलेक्टिव टास्क में इंडिविजुअल एफर्ट रिड्यूस हो जाता है, मेंबर्स लेस कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हो तो आप अपने एफर्ट्स पूल करते हो कॉमन गोल अचीव करने के लिए। आपको पता होता है कि आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि अब ग्रुप एफर्ट मैटर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग फ्री राइडर्स बन जाते हैं। फ्री राइडर्स वो लोग होते हैं जिनको ग्रुप एफर्ट से बेनिफिट होता है, पर वो रिटर्न में उतना एफर्ट या कंट्रीब्यूशन नहीं देते। तो मेंबर्स लेस रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और ये सोचते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन का फाइनल आउटकम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जितना बड़ा ग्रुप होता है, जितने ज्यादा मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, लोग उतना ही कम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और उनके एफर्ट्स रिड्यूस होते जाते हैं। अब ग्रुप में ऐसी थिंकिंग सिर्फ एक मेंबर की तो होगी नहीं, बाकी मेंबर्स भी यही सोचेंगे कि कोई और कर लेगा। तो इससे वर्कलोड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। सोशल लोफिंग का एक एग्जाम्पल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में मेंबर्स लेस एफर्ट एक्सर्ट करते हैं रोप पुल करने में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स को इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ टीम के जीतने के लिए ग्रुप एफर्ट मैटर करता है। ये लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन टीम की सक्सेस के लिए क्रूशियल ही नहीं है और इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। रिंगलमैन ने अपने रोप पुलिंग एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप के मेंबर्स ने लेस एफर्ट एक्सर्ट किया रोप पुल करने में। जैसे रोप पुल करने वाले लोग बढ़ गए, हर एक इंडिविजुअल ने लेस एफर्ट किया कंपेयर्ड टू व्हेन दे पुल्ड अलोन। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर नहीं हुआ कि ये ग्रुप मेंबर्स के लेस एफर्ट का रिजल्ट था या पुअर कोऑर्डिनेशन का। तो लटाने एंड एसोसिएट्स के शाउटिंग और क्लैपिंग एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि ग्रुप्स की डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एफर्ट रिड्यूस करने की वजह से है और इसे सोशल लोफिंग का नाम दिया। तो ये जो लोगों की टेंडेंसी है कि जब वो ग्रुप्स में काम करते हैं तो वो अपने एफर्ट्स रिड्यूस कर देते हैं, इसे सोशल लोफिंग कहते हैं। अब हम समझेंगे कि सोशल लोफिंग होती क्यों है। फर्स्ट रीजन है रिड्यूस्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप टास्क में मेंबर्स मान लेते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन का फाइनल आउटकम पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ग्रुप टास्क कंप्लीट करने में, उसकी ओवरऑल सक्सेस में, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्रूशियल ही नहीं है और दूसरे मेंबर्स कॉम्पनसेट करेंगे फॉर एनी शॉर्टकमिंग्स। तो ये लोग अपना कम एफर्ट देते हैं और सोचते हैं कि दूसरे एफर्ट कर लेंगे और उन्हें अटेंशन और टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड रीजन है डिक्रीज्ड मोटिवेशन। जब ग्रुप प्रोजेक्ट में मेंबर्स की कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते या उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करते अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। सपोज ग्रुप प्रेजेंटेशन में कोई मेंबर लेस कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड रीजन है लैक ऑफ कंपैरिजन। किसी सिचुएशन में जब एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को किसी दूसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं किया जाता, तो मेंबर्स अपना बेस्ट करने का या एक्सेल करने का ट्राई ही नहीं करते। सपोज ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस किसी दूसरे ग्रुप से कंपेयर नहीं की जा रही, तो आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दिखाओगे। फोर्थ रीजन है पुअर कोऑर्डिनेशन। अब अगर ग्रुप प्रोजेक्ट में मेंबर्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, किसके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ही क्लियर नहीं है, तो इससे क्या होगा? हो सकता है मेंबर्स एक ही काम को बार बार कर लें या कोई इंपॉर्टेंट काम नेग्लेक्ट ही हो जाए। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट ग्रुप के मेंबर्स अगर कम्युनिकेट ना करें अपने इंडिविजुअल टास्क की कौन क्या काम कर रहा है या डेडलाइंस के बारे में डिस्कस ही ना करें, तो इससे इंपॉर्टेंट या क्रूशियल एक्टिविटीज नेग्लेक्ट होंगी और परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट आएगा। फिफ्थ रीजन है ग्रुप परसेप्शन। इसका मतलब है कि लोग अपने ग्रुप को कैसे देखते हैं।
अब कुछ केसेस में लोग अपने ग्रुप को सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स समझते हैं, एक कोहेसिव यूनिट नहीं समझते। इससे उनकी कमिटमेंट और एफर्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट ग्रुप के मेंबर्स अपने इन्वॉल्वमेंट को सिर्फ एक पर्सनल ऑब्लिगेशन समझते हैं जो उन्हें फुलफिल करनी है, ना कि ये कि एक कॉमन गोल है जिसको अचीव करना है। तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये थे 5 रीजंस कि सोशल लोफिंग होती क्यों है। अब हम सोशल लोफिंग रिड्यूस करने की कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है मेकिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स आइडेंटिफाइबल। जब हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन विजिबल होता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है, तो वो ज्यादा एफर्ट करते हैं। सपोज ग्रुप प्रेजेंटेशन में अगर हर एक मेंबर का स्पेसिफिक टास्क हो और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाए, तो इस सिचुएशन में सब रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। सभी मेंबर्स को पता है कि उनका क्या रोल है, वो किस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी है इंक्रीजिंग प्रेशर टू वर्क हार्ड। अगर डेडलाइंस या हाई एक्सपेक्टेशंस सेट कर दी जाए तो लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सपोज टीचर ने ग्रुप प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने की स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट की है, तो मेंबर्स को कंपल्शन फील होगी काम करने की, अपना काम टाइम से कंप्लीट करने की और पेनल्टीज अवॉइड करने की। थर्ड स्ट्रैटेजी है एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क। जब टास्क की इम्पोर्टेंस पर एम्फसाइज किया जाता है तो लोग उसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज एक प्रोजेक्ट ग्रुप किसी एक चीज पर काम कर रहा है जिसकी रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो ये लोगों को इंस्पायर कर सकता है कि फिर हर मेंबर अपना कंट्रीब्यूशन दे और अपना बेस्ट करे। फोर्थ स्ट्रैटेजी है हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अगर हर एक मेंबर के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी, तो लोग एनकरेज होंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सपोज ग्रुप प्रोजेक्ट में या ग्रुप प्रेजेंटेशन में अगर इंडिविजुअल की अचीवमेंट्स, उनकी स्किल्स या एबिलिटीज को पब्लिकली एक्नॉलेज किया जाएगा, तो इससे लोग मोटिवेट होंगे टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं मेंबर्स के बीच में, तो इससे ग्रुप कोहेजन एनहांस होता है। जैसे मेंबर्स के बीच में ओपन कम्युनिकेशन हो, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड एंड इंक्लूडेड, तो इससे लोग साथ में काम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव करने के लिए।